सभी दोस्तों को राम राम। आज 2 अक्टूबर का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारे देश में गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती मनाई जा रही है। और मेरे ख्याल से ये दो शख्सियत ऐसी है जिनका देश की आज़ादी में और देश की आज़ादी के बाद भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब हम बात करते हैं कि आज गांधी जयंती है, तो भारत का जो गुण है, जो भारत की प्रकृति है, वो उसमें सम्मिलित दिखती है। कई बार हम गांधी जयंती मनाते मनाते हम भूल जाते हैं कि आज शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। और कहीं ना कहीं जो गांधी जी का जो व्यक्तित्व रहा है, उसका हमने महिमा मंडन किया है, जो अच्छी भी बात है। पर कहीं ना कहीं हम इस माध्यम से ये भी हमें सोचना चाहिए कि शास्त्री जी का योगदान भी हमारे देश के लिए कम नहीं रहा है। और उन्होंने भारत का नेतृत्व किया। भारत को 1965 के भारत पाकिस्तान की लड़ाई में आज़ादी दिलाई, विजय दिलवाई। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, उनका योगदान भी। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने भारत में किसानों की और हमारे देश के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी महत्ता को समझाया, उस पर प्रकाश डाला। दोस्तों, आज सुबह मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल था जिसमें टिट फॉर टैट करके एक इन्होंने हेडलाइन छापी हुई थी, जिसमें ये था कि इंडिया रिटेलिएट्स अगेंस्ट यूके एंड डज टिट फॉर टैट, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई, पढ़ा जाए क्या है ये आर्टिकल। तो कई बार दोस्तों, गांधी जी की बात करते करते पूरा विश्व हमें इस तरीके से समझ लेता है कि गांधी जी हमारे देश में जो लाठी लेके चलते थे वो सिर्फ सहारे के लिए थी। शायद वो भूल जाते हैं कि वही गांधी जी थे, जब ज़रूरत पड़ी थी तो उन्होंने उस लाठी को उठाया भी था, और उन्होंने करो और मरो जैसे नारे का भी समर्थन किया था। और ज़रूरत पड़ने पर गांधी जी ने हिंसा को भी कहीं ना कहीं समर्थन दिया था। तो और जब एक अहिंसक आदमी हिंसा में उतरता है तो सोचिए क्या दृश्य होता है, ये देखने लायक था। और 1942 में जब पहली बार एक विश्व का सबसे बड़ा अहिंसा का पुजारी, जब उसने हिंसा की बात की, करो या मरो, उसके बाद 5 साल भी विदेशी आक्रांता यहाँ पे टिक नहीं पाए, जो 200 साल से यहाँ पर कुंडली मार के बैठे हुए थे। तो ये ताकत है गांधी की। और आरएसएस की पृष्ठभूमि होने के बाद भी मैं गांधी की तारीफ इस वजह से कर रहा हूँ कि देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये जो भी चीज़ें हैं उसमें गांधी का विरोध होता है, तरह तरह की बातें की जाती हैं। बट मैं गांधी जी से सिर्फ इस एक वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता हूँ कि आज सोशल मीडिया का दौर है। दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, संचार के तरह तरह के तंत्र विकसित हो चुके हैं। फिर भी आपको अगर 1000 लोगों को इकट्ठा करने के लिए कह दिया जाए तो आपको हो सकता है हफ्ते भर का समय लग जाए। सोचिए, एक ऐसा दौर जहाँ पे ना टेलीफोन की इतनी ज़्यादा उपलब्धता थी, ना ही मोबाइल फ़ोन्स थे, ना सोशल मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई ऐसा संचार का जितना आज की डेट में आविष्कार हो चुके हैं, जितने नए नए तंत्र, नई नई प्रणालियाँ, नए नए आविष्कार हो चुके हैं, इतनी तकनीकी संचार व्यवस्था नहीं थी, ना हमारे पास संसाधन नहीं था। उसके बाद भी एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के, अपनी विचारधारा के आधार पर, जो आज आबादी 134 करोड़ है, वो तब भी सन 47 में भी 30 करोड़ के आसपास थी। उस 30 करोड़ में से अगर वो 5 करोड़ या फिर एक मेजॉरिटी ऑफ द मासेस को इकट्ठा करने में सक्षम हो जाता है, तो मुझे लगता है ये बड़ी उपलब्धि है। आप लोग इसकी बात को गंभीरता को समझें। बिना किसी संचार व्यवस्था के पूरे देश को संगठित भर कर देना, आंदोलन करना तो बहुत ही बात की बात है। पहले आप उनको प्लेटफॉर्म दीजिए, अपनी विचारधारा को जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचा भर देना ही मेरे ख्याल से उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। गांधी जी का नाम ही पता लग जाए कि एक केरल का एक इंसान और एक कश्मीर की एक इंसान, दोनों इंसानों को पता हो, एक गुजरात का एक व्यक्ति और एक अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति, अगर 4 कोने हैं भारत के और सबको गांधी जी का नाम पता था बिना संचार व्यवस्था के, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इसकी गंभीरता को समझो। रही बात कि उन्होंने क्या किया, या फिर उनके रहते बंटवारा हो गया, या उन्होंने पाकिस्तान को बंटवारे के समय 60 करोड़ रुपए दे दिए, ये सब
विषय हैं, इनको आप चर्चा कर सकते हैं। दरअसल क्या होता है कि आप समझिए बात को, जब आप एक परिवार को सँभालते हैं, एक परिवार की देख-रेख करते हैं, तो कई बार आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। कई बार आप हर व्यक्ति को, हर बच्चे को आप उतने एक ही आप कोशिश यही करते हैं कि सबको एक नज़रिए से देखा जाए, सबको संसाधनों का समुचित और बराबर वितरण हो। कई बार क्या होता है कि उपलब्धता नहीं होती है, आदमी अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करता है, त्रुटियाँ होती हैं, इंसान ही है, कोई भगवान नहीं है। और कोई गांधी को भगवान नहीं कहता, और मैं भी नहीं मानता। और वो एक इंसान थे, मैं ये मानता हूँ वो महापुरुष थे। वो उनकी जो कैपेसिटी थी, जो कैपेबिलिटी थी, जो उन्होंने करके दिखाया, शायद वो हम आप नहीं कर सकते हैं, या कर भी सकते हैं तो वो करने में वो जो अनुभव और जो समय लगेगा वो बहुत ही अधिक होगा, और शायद हम कर भी ना कर पाएँ भी या ना कर पाएँ, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। तो और इसके अलावा मैं ये मित्रों कहना चाहूँगा कि जब ये आर्टिकल मैं पढ़ रहा था टिट फॉर टैट वाला, तो उसमें उन्होंने जो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो टोन होता है, जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि जो यूएस की मीडिया है वो क्रिटिसाइज़ करने का एटीट्यूड रखती है, और वो अपने यहाँ की जो सरकारें हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनको नहीं बख्शती, तो भारतीय मीडिया या फिर भारतीय सरकार को वो क्यों ही बख्शेगी। बट आज जब मैंने लहज़ा पढ़ा, जो टोन थी, जो लिखावट थी, उससे ये लगा कि उन्होंने भारत की जो एक सॉलिडेरिटी है उसका कहीं न कहीं उसकी जो उन्होंने प्रेज़ की है, जो प्रशंसा की, वो मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। ब्रिटेन कैसा दोगला देश है। आप सोचिए, एक ऐसा देश जो कोविशील्ड हमारे देश में लगती है वैक्सीन, उसका जो फार्मूला है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से ही बन के आया है, जो कि ब्रिटेन की ही कंपनी है। अब ब्रिटेन एक लिस्ट जारी करता है जिसके तहत वो 17 देशों को, जिसमें मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिनकी जो कल्चरल जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो अंग्रेज़ों से जुड़ाव रखता है। ऐसे देश जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस, यूएस, ब्रिटेन, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इज़राइल और ऐसे कई अन्य देश। ये 17 देशों की जो लिस्ट थी, उसमें भारत को इन्होंने स्थान नहीं दिया। इनका ये मानना था कि भारतीय जो वैक्सीन है, जो कि जिसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इन्होंने इन दोनों वैक्सीन्स को इन्होंने बाहर कर दिया उस लिस्ट से, कि इन्होंने कहा कि अगर इन 2 वैक्सीन्स को आप लगवा के भी आते हैं ब्रिटेन में, तो उसके बाद भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपको कम से कम 10 दिन का जो है आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा एयरपोर्ट के पास में ही, और इसके अलावा आपको उन 10 दिनों के अंदर 2 बार आपको कोविड चेकअप कराना पड़ेगा, टेस्ट करवाना पड़ेगा। जबकि भारतीयों ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारतीयों ने कोई रेसिज्म नहीं किया। भारतीयों ने किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया। भारतीयों ने स्पष्ट रखा कि अगर जो ये WHO की तरफ से वेरीफाइड वैक्सीन्स हैं, आप वो लगवा कर आते हैं, तो भारत में आप निश्चिंत होकर खुले तौर पे आप स्वतंत्रतापूर्वक आप आएँ और भारत में भ्रमण कर सकते हैं। ब्रिटेन एक स्वतंत्र देश है, उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो अपने कानून अपने हिसाब से बना सकता है, वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है अपने निर्णयों को लेकर। पर समस्या मित्रों ये है कि अगर आप एक देश के लिए दूसरा पैरामीटर और दूसरे देश के लिए तीसरा पैरामीटर, जब आप इस तरीके का भेदभाव जो आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे एक मन में शंका होती कि ये क्या कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीयों के प्रति जो एक उपेक्षित मानसिकता है, या फिर उनके अंदर का जो भी एक उनके सोचने का तरीका हो कि इनको हमने गुलाम बना के रखा है या ये हमसे कमतर है, ऐसी जो इनकी सोच है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रतिबिंबित होती रहती है ऐसे कानूनों के माध्यम से, या फिर जो रंगभेद या फिर जो भी कारण है, जो इनकी सोच है, वो आपको प्रदर्शित होती रहती है। ये दिखाएंगे अपने आप को कि ये बहुत बड़े प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं, बशर्ते जब आप इनकी कोर में जाएंगे, जब इनकी थोड़ी सी चमड़ी को कुरेदेंगे, अंदर जब आप जाएंगे, तो आपको मिलेगा कि जितने लिबरल, जितने उदार सोच के भारतीय हैं, उतने शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगे। उतने अच्छे लोग, उतने उदार लोग। भारतीय कभी भी इस तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते किसी भी देश के साथ। जो भारतीय जो कानून बनाते हैं, वो सभी देशों के लिए समान होते हैं, और वो किसी प्रकार का ना कोई डिस्क्रिमिनेशन, ना कोई किसी प्रकार का नस्लीय भेदभाव, ना ही किसी प्रकार का रंगभेद करते हैं। तो मित्रों, भारत सरकार ने रिटेलिएशन में ये किया है कि भारत ने यूके से काफ़ी लंबे समय से कूटनीतिक वार्ता चल रही थी इस विषय पे,